वेलकम टू इनसाइट्स विद विशाल सूद। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं देश दुनिया के तमाम ज़रूरी मुद्दों पर और हमारे साथ होते हैं विशाल सूद जी। वेलकम सर। थैंक यू अमन। सर, मंकी पॉक्स की पूरी दुनिया में चर्चा बहुत हुई है, अब भारत में भी खतरा बढ़ता जा रहा है। देखो, खतरा ग्लोबली मंकी पॉक्स का खतरा बड़ा है, इसके केसेस बड़े हैं, पर इसका स्प्रेड करने का तरीका अलग है, ये पब्लिक को समझना पड़ेगा। एज लॉन्ग एज हम प्रिकॉशंस लेते हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो स्पेशली जो मेडिकल एजेंसीज हैं, जो हेल्थ एजेंसीज हैं, वो इसकी वैक्सीनेशन, इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, जो भी इसके प्रोटोकॉल ऑलरेडी सेट है, वो अगर सेट करके रखें, उसके लिए पूरी आपूर्ति करके रखें, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रखें, राइट। और एक बेसिकली आज कोविड के दौरान हमने काफ़ी ऐप्स बनाई थी, उन ऐप्स को मंकी पॉक्स के लिए भी यूज़ किया जा सकती है। अगर कहीं पे भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसकी प्रायोरिटी पे ट्रीटमेंट हो, उसको आइसोलेट किया जाए, राइट, और लोगों के बीच में डर की बजाय अवेयरनेस क्रिएट की जाए। मैं हैरान हूं कि लोग कह रहे हैं कि मंकी पॉक्स से केयरफुल हो जाओ। जब कोविड का टाइम आया था, बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आती थी आपको क्या क्या चीजें करनी है, किन चीजों को अवॉइड करना है। तो क्या मंकी पॉक्स के बारे में हम वो चीजें नहीं बता सकते? क्या जब ये बहुत बड़ी आपदा बन जाएगी, जब ये पेंडेमिक बन जाएगा, तभी रुकेंगे? हालांकि इसके पेंडेमिक बनने के चांसेस बहुत कम है, पर प्रिकॉशन और प्रिवेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो मेरे को ये लगता है कि गवर्नमेंट को SOPs, अपने आप को कैसे हैंडल करना है, कहाँ कहाँ पे सिम्टम, ये सारे जो है ना बेसिकली जारी करनी चाहिए सारी इंस्ट्रक्शंस। लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। इस बीमारी से कितना खतरा है, इसकी कितनी लिथैलिटी है, ये सारी चीज़ें हमें जनता को चाहिए ताकि पैनिक ना आए। होता क्या है, होर्डिंग शुरू हो जाती है, ब्लैक शुरू हो जाती है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगेन हम पंजाब टुडे पे बता रहे हैं कि इस पर अगर आप केयरफुल हो, पहली तो बात, ये लीथल ज्यादा नहीं है, राइट, इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ही लो है, इसका क्योर है, इसकी वैक्सीनेशन है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई नई डिजीज बन गई है जैसे कोविड था। तो इसके ऑलरेडी काफी प्रोटोकॉल्स, इसकी दवाइयां, इसकी वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। इसका स्प्रेड होने का तरीका भी अलग है। अगर आप अपने आप को फिजिकली डिस्टेंट रखते हैं, अगर आप सेफ शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ों के फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मेरे को लगता है ये इंफॉर्मेशन हर जगह स्प्रेड की जाए, रादर देन गवर्नमेंट इसके बारे में पैनिक क्रिएट करे। जी सर, इसके साथ ही एक अच्छी खबर आ रही है, कॉमनवेल्थ में भारत ने गोल्ड जीते हैं, 3 गोल्ड। और क्या उसके साथ ही अब भारत के युवा और इंस्पायर होंगे? ऑफ कोर्स, देखो, जब आप देश में जब फैसिलिटीज़ बेटर करोगे, जब आप इनकरेज करोगे, जब आप स्पोर्ट्समैन को लायनाइज करोगे, राइट, जब राइट तरह के हीरो क्रिएट करोगे, मेरे को लगता है कि अगर हम गैंगस्टर्स या जो पॉलिटिशियन हैं, जो जिनके करप्शन केसेस हैं, या जो आपस में बैर बढ़ाते हैं, इस तरह के पॉलिटिशियंस की बजाय अगर हम इस तरह के स्पोर्ट्समैन, यूथ को इस डायरेक्शन में, या जो अचीवर्स हैं उस पर फोकस करें, तो ऑफ कोर्स देश के लिए अच्छा है। क्योंकि जो स्पोर्ट्स है वो एक बहुत बड़ी लाइफ के लेसन्स का लर्निंग ग्राउंड है। ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, इनको बहुत अच्छी लाइफ के लेसन, डिसिप्लिन, टीम वर्क, कोच की रिस्पेक्ट, राइट, अपने स्पोर्ट्स की, अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट, उसमें एक्सेल करना, अपनी डाइट को, नशों से दूर रहना, ड्रग से दूर रहना, ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते हैं। तो मेरे को लगता है कि जितना हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली एफर्ट हम क्रैमिंग पे और मार्क्स लाने पे लगाते हैं ना, अगर हम अपने बच्चों को उतना ही स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस करें, वो हेल्दी होंगे। ये अभी अनफॉर्चुनेटली आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में बच्चों के ऊपर लॉट ऑफ सुसाइड्स हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ प्रेशर्स एंड रिजल्ट्स। जो बंदा फिजिकली फिट होगा, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, वो मेंटली भी फिट होने के उसके चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। वो अपने आप हर चीज़ को एक बैलेंस तरीके से लेना जानता है, उसकी लाइफ में और भी डायरेक्शंस होती हैं। तो मेरे को लगता है कि नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक जो स्पोर्ट्स है उसको भी एजुकेशन का पार्ट बना के, उसको भी इंपॉर्टेंस दे के, कि बच्चों की हेल्थ, अगर आप बच्चों को इनफ टाइम दौड़ना, फिटनेस, डाइट, मेंटल हेल्थ पे फोकस करोगे, तो हम एक बहुत ही समृद्ध और बहुत ही एक वेल राउंडेड देश बना पाएंगे, जिसके ऊपर बुरी आदतों का, बुरे मैसेजेस का असर कम होगा। मेरे को ये लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जो पिछले कुछ टाइम से हमारी कंट्री, उसमें इंडिया, भारत काफ़ी अच्छा काम कर रही है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, इसको ब्रॉड बेस करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चे का करियर स्पोर्ट में बनेगा, पर मेरे को ये लगता है जितना टाइम एक बच्चे को स्पोर्ट्स में मिल रहा है, स्पेशली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो, बच्चों की हेल्थ, बच्चों को खेलने कूदने की जगहों को कंसिडर करके बने। आजकल वो ऐसा नहीं बनता है, लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, जितने भी पब्लिक स्पेसेस थे उन पर इंक्रोचमेंट हो रही है, उस पर बिल्डिंग
बिल्डिंग्स बन रही हैं, अगर वो अगर पार्क्स बनती हैं तो वहाँ पे हमारे जैसे बुजुर्ग लोग बच्चों को खेलने नहीं देते। हम कहते हैं जी यहाँ पे हम फूल उगाएंगे, यहाँ पे हम वॉक करेंगे, बैठ के गप्पे मारेंगे। पर मेरे को लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ बच्चों की सेहत, बच्चों के दौड़ने के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए और अच्छी डाइट, ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि हमारे देश को बहुत आगे लेके जाएंगी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोस यंगस्टर्स, राइट। 19 साल के बच्चे, 23 साल के बच्चे जब अपने फील्ड में ग्लोबली नंबर 1 बनते हैं, ये एक अलग तरह की उनके अंदर विल पावर और एक पैशन होती है जो नेशन बिल्डिंग में काम आती है। बिल्कुल सर। अभी आपने बात की थी बुरी आदतों की, तो कुछ बुरी आदतों को ख़त्म करने की एजेंसीज भी काम कर रहे हैं सर। उसी में संजय राउत जी हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है और कई नेता अभी भी वही कह रहे हैं कि ईडी और बाकी एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, और कुछ लीडर अभी भी कह रहे हैं कि इन एजेंसीज का मिसयूज़ हो रहा है और इससे डेमोक्रेसी को खतरा है कहीं ना कहीं। देखो, मैं इसको 2 तरीके से देखता हूँ। वी आर नॉट डिनाइंग कि शायद मिसयूज़ होता हो, क्योंकि मैं ये चाहूँगा, ऐसा तो है नहीं कि सारे बीजेपी के लीडर दूध के धुले हुए हैं जी। तो कितने बीजेपी लीडर्स पे केस चल रहा है, ये भी नंबर बाहर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीजेपी लीडर्स पे नहीं चल रहा, पर क्या एक प्रोपोर्शनैलिटी तो होनी चाहिए जी, है ना। हम ये मान सकते हैं कि वहाँ पे करप्शन शायद कम हो, पर ऐसा तो है नहीं कि सारे करप्शन फ्री हैं। तो ईडी का एक फेयर यूज़ होना चाहिए, मिस यूज़ नहीं, पर यूज़ ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ईडी पड़ी है पर किसी पे भी एक्शन नहीं ले रही, ये भी नहीं होना चाहिए। अब दूसरी बात, जो हमारे नेता हैं, राइट, ये कह रहे हैं, अब मैं हैरान होता हूँ कि ये किस मुंह से ऐसी बातें बोल रहे हैं। आप उनके घर देखो, एक काइंड ऑफ पब्लिक सीक्रेट है, ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि किस किस तरह की वेल्थ इन्होंने एक्यूमुलेट की है। आप मिस्टर रॉथ जो कह रहे हैं, जो पूरा एक मूवी का सीन क्रिएट कर रहे हैं, अपनी माँ के पांव हाथ लगा के जा रहे हैं और अपने आप को एक हीरो की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे वो सेक्रीफाइस दे रहे हैं, यू नो, कि जब एंड एवरीवन इन दैट एरिया नोज द काइंड ऑफ असेट्स ही हैज, काइंड ऑफ वेल्थ ही हैज। ऐसे ही और भी लीडर हैं, चाहे जम्मू कश्मीर से हैं। मैं एक सिंपल सा अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि अगर ये लीडर्स लीडरशिप छोड़ देंगे तो क्या दोबारा लीडर पैदा नहीं होंगे? एक नई पीढ़ी लीडर्स की पैदा होगी, राइट, वो शायद बेटर हो। इससे बेटर होने के चांसेस उनके बहुत ज्यादा हैं, इससे खराब होने के, इससे और ज्यादा खराब, करप्शन, जिन्होंने पूरे देश को बेच खाया, देश की नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किए, अगर उनके ऊपर आज ईडी के केस पड़ रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता है, हालांकि उनके सपोर्टर जिनको फायदा होता है उनसे वो तो सपोर्ट करेंगे जी, पर जस्ट बिकॉज आज, और ऐसा भी जरूरी नहीं है, हमारी आधी पॉपुलेशन शायद हमारी करंट गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी से ना एग्री करती हो, दैट इज ओके, बट डोंट हैव सिंपैथी फॉर सच लीडर्स। आज चाहे एक पॉलिटिकल पार्टी या जो भी गवर्नमेंट पावर में है वो ईडी के थ्रू इनके ऊपर केस बना रही हो, पर केस मोर और लेस बिल्कुल जायज है। केसेस के पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई साफ नजर आती है, अदरवाइज इस तरह के कैश, इस तरह के असेट्स इन नेताओं के पास नहीं होते। देखो, आपकी पेंशन है, आपकी एमएलए वाली सैलरी है, पर ये तो मेरे को लगता है कि जो टॉप ग्लोबल सीईओ हैं वो भी इस तरह के असेट नहीं बना सकते जैसे हमारे छोटे छोटे नेता करप्शन करके बना के बैठे होते हैं। बिल्कुल सर। सर, यूएस के जो स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, वो अब एशिया आ रहे हैं और ताइवान का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। देखो, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलप हुई है ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में जी। जब उनके स्पीकर ने बोला कि मैं ताइवान भी जाऊंगी, दैट वुड बी पार्ट ऑफ दी, और उस पे जो चाइना का रिएक्शन था कि यू आर प्लेइंग विद द फायर, प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट बात हुई, प्रेसिडेंट को भी यही बोला गया जी, अनअपोलोजेटिकली, कि आग से खेल रहे हो, सबक सिखा देंगे। बिल्कुल। और जिस तरह का रिएक्शन यूएस की तरफ से आया कि भाई इस चीज को एस्कुलेट ना होने दिया जाए, इसने एक चीज पूरी दुनिया को बता दी कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो चुका हुआ है। Yes. China is as powerful as US, and US does not, has the capability or courage to take on China directly. जी। Otherwise, ये बात अगर 25 साल पहले हुई होती तो हो ही नहीं सकता था कि जो US की स्पीकर हैं, she is the second highest office bearer after president in terms of their protocols. वो वहां पे जाएं और चाइना उनको रोक पाता, जहाज तक गिराने की धमकी दी गई इनडायरेक्टली। बिल्कुल। सो इसका मतलब है, एक चीज तो क्लियर है कि यूएसए का जो प्रभुत्व है जियोपॉलिटिक्स में वो अब नहीं रहा है उस तरह का। चाइना हैज इमर्ज्ड एज अ सुपर पावर और अब मल्टी पोलर वर्ल्ड क्रिएट होगा। इसमें इंडिया के लिए भी लेसन है कि इंडिया को जो हमारी आत्मनिर्भरता और अपने आप को सक्षम करने की जो दौड़ है उसको और एक्सेलरेट करने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे
अमेरिका विल टेक केयर ऑफ इट्स ओन असेट्स, वो हमें साथ में जोड़ के एक चाइना के खिलाफ एक एक क्लियर कट एक ग्रुप तो बना सकता है, पर अब डायरेक्टली टेक ऑन करना चाइना को शायद अब यूएस के लिए भी, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है जी। तो अब लड़ाई को रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है शक्ति। हमारी गीता में लिखा है शक्ति ही शांति का सबसे अच्छा रास्ता है। जब दोनों ही लोग पावरफुल होंगे तो एक बंदा दूसरे पे हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इस वक्त जरूरी है कि इंडिया भी, क्योंकि हम उनके नेबरहुड में बैठे हैं, आज चाइना ने ये प्रूव कर दिया है कि वो यूएसए को भी अपनी मन मर्जी नहीं करने देगा, और जो उनकी जो पॉलिसी है उसके अराउंड, स्पेशली टुवर्ड्स ताइवान, उनको चलना पड़ेगा। और इंडिया के साथ काफी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, तो इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ पे अब खेलने की जरूरत है। ऑफ कोर्स हमें इंटरनेशनल टाइप्स रखने हैं, पर प्राइमरीली आपको अपना ध्यान खुद रखना, ये अब एक लेसन है, क्योंकि आप उनके नेबरहुड में हो, आप उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हो। इस एरिया में वो भी इन्फ्लुएंस करना चाहेगा, और एज अ मेजर पावर आप भी अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहोगे। और मैं इंडियन गवर्नमेंट को और फॉरेन पॉलिसी को कांग्रेचुलेट करता हूं, अभी तक दे हैव डन इट, प्लेड इट वेरी वेल। और इंडिया भी ऐसा देश है जिसके साथ चाइना भी नहीं लड़ना चाहेगा, बिकॉज दोनों इकोनॉमीज का बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिससे उभरने में शायद कई दशक लग जाएं। और अगर अमेरिका इस पाथ पे चलता कि भी हमने ताइवान जाना ही है, तो उससे भी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे बहुत मेजर इम्पैक्ट आना था। तो मेरे को ये लगता है कि ये एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल डे है, जिसमें अमेरिका ने एक स्टेप पीछे लिया है, और चाइना ने यह प्रूव कर दिया है कि आज अमेरिका भी उनकी पॉलिसीज को यूनिलैटरली डिसरिगार्ड नहीं कर सकता, उनकी धमकी में वजन है। इससे पहले जब लास्ट टाइम ताइवान के साथ ऐसी एग्रेशन चाइना ने दिखाई थी, तो यूएसए ने वहां पे अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा था, जिसके कारण चाइना के एक्शन रुके थे। वो पर 25 साल पर 1994-95 की बातें, पर अब टाइम बदल चुका है। सो दिस इज अ मेजर शिफ्ट इन दी लेवल ऑफ पावर्स, जो ग्लोबल पावर्स हैं उनमें चाइना का नाम इस घटना के बाद अब अलग लीग में, टॉप लीग में आ गया है। तो यूएस का ये डिसीजन स्मार्ट डिसीजन माना जा सकता है? उनके लिए तो स्मार्ट है ही है, बट ग्लोबली इसके रेमिफिकेशंस होंगे, इसको लॉन्ग टर्म एनालाइज करना पड़ेगा। अब जो कंट्रीज सिर्फ यूएस पे रिलाई करते हैं, जापान, अब आप देख लीजिए जापान ने पिछले कुछ टाइम में अपनी एयरफोर्स और आर्म्स डेवलपमेंट शुरू कर दी है। पहले वो पूरा यूएस पे रिलाई करते थे, इसका मतलब वो भी समझ चुके हैं कि टाइम आने पे यूएस डायरेक्ट वॉर में नहीं भिड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको पता है कि आज चाइना के पास टेक्नोलॉजी ऐसी है, अभी तक तो जिन देशों से उन्होंने लड़ाई की, वो लड़ाई यूएस के बॉर्डर्स तक नहीं लेके जा सकते थे, वो इतने 1000 किलोमीटर की मार नहीं कर सकते थे, पर चाइना कर सकता है। तो जापान ने अपने हथियार बनाने शुरू कर दिए, साउथ कोरिया ने अपनी वेपनाइजेशन शुरू कर दी है, जो बिल्कुल यूएस पे रिलाई करते थे, हालांकि उनकी सपोर्ट है। और इंडिया तो कर ही रहा था, इंडिया तो सेल्फ डिपेंडेंट एक लेवल तक चाहे इंपोर्ट करके था, पर इंडिया को पता था कि अपनी जो आर्मी की शक्ति है, जो मिलिट्री शक्ति है, वो बना के रखनी पड़ेगी। और अब इस टाइम पे पावर इज द ओनली वे टू पीस। आइडली तो हम ये चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड का डी आर्म हो जाए, उसमें आर्म की रेस से हम पीछे हटें और आर्म्स को धीरे धीरे इस धरती से हटाया जा सके। पर हम उस यूटोपियन वर्ल्ड में नहीं रहते, हम उस आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते। तो मेरे को ये लगता है कि द बेस्ट वे राइट नाउ, स्पेशली इससे मैं अगर लेसन इंडिया के लिए बोलूं, आत्मनिर्भरता वाले प्रोग्राम को एक्सेलरेट कर दो, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना शुरू कर दो इकोनॉमिकली, और जो हमारी इंटीग्रेशन है हमारी कम्युनिटीज की, वो भी जरूरी है, क्योंकि जो हमारे आपस के डिवाइड होते हैं उसका एडवांटेज दुश्मन देश हमेशा लेते हैं। इंडिया के पिछले कुछ सालों में इंडिया के सॉवरेन डिसीजन जो हुए हैं, उसी का नतीजा है कि रशिया भी आज चाहता है कि हम भारत के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएं और बिजनेस में भी साथ में आए। देखो, ये इंटीग्रेशन बड़ी क्रिटिकल है। इसको डायरेक्टली आप ये जोड़ो कि भाई रशिया ये चाहता है, ऑफ कोर्स एनी कंट्री वांट्स टू डू मोर बिजनेस विद ग्रोइंग इकोनॉमीज। आज इस वक्त आप ग्लोबली देख लो, यूएसए के पिछले 2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव, चाइना अपना डाटा बता नहीं रहा है बिकॉज इट इज ऑल्सो नेगेटिव, सारी मेजर इकोनॉमीज डाउन है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में है। इंडिया अब एक अकेली होप है मेजर इकोनॉमीज में, जिसकी ग्रोथ एक सर्टेन लेवल पे चल रही है, जहां पे इन्फ्लेशन हालांकि हमारे टारगेट से बाहर है, पर जब आप ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हो, बट स्टिल इट इज ऑन द लोअर एंड ऑफ ऑल मेजर इकोनॉमीज। इवन मैं कंपेयर करूं डेवलप्ड इकोनॉमी से भी लोअर एंड पे है। इसको और कंट्रोल किया जा सकता है, अगेन अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, हमारे यहाँ पे वेस्टेजेस कम करके, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके सर्टन एरियाज में।
तो इसको और कम किया जा सकता है। बट द पॉइंट इज कि अगर मैं रशिया और इंडिया की ट्रेड की बात करूं, ये हालांकि नंबर अच्छा है पर बहुत छोटा है, सिर्फ $9 बिलियन के आसपास का है। इंडियन जो डाटा है वो अलग बोलता है, रशिया का डाटा अलग बोलता है, तो इसलिए मैं 8 और 9 के बीच बोल रहा हूँ। इंडिया वाले 8 पॉइंट समथिंग बोलते हैं और रशिया वाले 9.1, उनकी वेबसाइट ये बोलती है। पर इस डाटा को हम $150 बिलियन तक बना सकते हैं, और ये एक बहुत ही उनके बहुत मेजर जो बिजनेसमैन है उन्होंने भी यही बात बोली है। एक बहुत बड़े उनके एंटरप्रेन्योर ने ये बात बोली है कि अगर इंडिया और रशिया के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, डायरेक्ट कनेक्टिविटी, जॉइंटली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, तो अगले 10 में फिर हमारी जो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हुई है, स्पेशली जो रूबल के साथ, ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। और अगर ऐसे डेट फैसिलिटीज अक्रॉस बोथ कंट्रीज, दोनों जगह के एंटरप्रेन्योर्स को मिले, तो हम इसको $10 बिलियन से अगले 10 सालों में $150 बिलियन तक कर सकते हैं। $150 बिलियन के ट्रेड का मतलब है, लेट्स सपोज कि हम इसको 75-75 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में भी मान लेते हैं। $75 बिलियन का हर साल का बिजनेस, सोचो कितनी इंप्लॉयमेंट हमारे देश में जनरेट करेगा। आप बाकी सब चीजें छोड़ दो, द काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट इट विल जनरेट। और रशिया से रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए, रशिया बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज रिच कंट्री है और बहुत कॉस्ट इफेक्टिवली आपको नेचुरल रिसोर्सेज दे सकता है। आज ऑयल देख लीजिए, आप कितना सस्ते पे आपको ऑयल दे पा रहा है, राइट। तो अगर हम ये इंटीग्रेशन कर पाएं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल, चाहे रोड्स हों, चाहे पाइपलाइंस हों रशिया के साथ, और रशिया का बॉर्डर बहुत क्लोज आता है इंडिया के, ऐसा नहीं है कि आपको मॉस्को से सीधा, अगर आप इमेजिन कर रहे हो, तो थ्रू सर्टेन एरियाज रशिया हमारे काफी क्लोज आता है, तो हम एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ डायरेक्टली डेवलप कर सकते हैं। और सेकेंडली जो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन है, बैंकिंग सिस्टम्स के इंटीग्रेशन, अगर वो आ जाए तो हमारी डॉलर पे डिपेंडेंसी, पिछले कुछ टाइम में ही हमने डायरेक्टली रूबल में ट्रेड करके रफली 2400 करोड़ रुपए बचाया इंडिया ने, जो ट्रांजैक्शंस का है। तो ये एक बड़ा अच्छा फ्यूचर है कि इंडिया अपने आसपास की पावर से इकोनॉमिकली और क्लोजली इंटीग्रेटेड हो, और जो बिजनेस है उसका बैलेंस हो। ऐसा नहीं है चाइना की तरह कि हम सारा कुछ इंपोर्ट ही करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को एक बैलेंस ट्रेड करेंगे तो हर जगह पे प्रॉस्पेरिटी आएगी। शुक्रिया सर मीनिंगफुल इंसाइट्स के लिए। इसी तरह के स्टीक एनालिसिस और करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।